और यहाँ पे बड़े से बड़े गैंगस्टर हो या फिर टेररिस्ट हो, सबकी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि दिल्ली में ही देश की राजधानी है, सबकी यहाँ पे पेशी होती है। तो अगर मीडिया ट्रायल के अंडर ही चल रहा था पूरा केस, उसको फांसी की सजा हुई थी उस एक्यूज को। अच्छा। और ऐसे कई सारे मुकदमे हैं जो अभी भी कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं। इसमें पनिशमेंट होती है, फाइन होती है, कुछ भी होती है, उसमें फांसी नहीं हुई है। तो ये आप इससे समझ सकते हैं कि मीडिया का कितना इफेक्टिव है इस केस पे, किसी भी केस पे। केस होते हैं, हर साल ख़त्म होते हैं, आते हैं, लगते हैं। जब तक समाज है तब तक अपराध है, अपराध है तब तक अपराधी है। तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, तो ख़त्म होती है। पर रेप केस में ही गाँव घर में बहुत सारे पिछले इलाके में रेप की सज़ा कान पकड़ के उठक बैठक हो जाती है। पंचायती लगती है, कान पकड़ के उठक बैठक हो जाती है। तो ये सब ना कहीं गलत है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए। ये ट्रिपल तलाक तो मुस्लिम लेडीज़ों के लिए बहुत ही गलत कुप्रथा थी। अच्छा। ट्रिपल तलाक कोई कहीं भी है, एक बार फ़ोन करके अपने वाइफ को बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तो होगी उनकी तलाक। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने वो लिया है कि हाँ हमने उन्हें मारा है। तो क्या है ये कि कोई भी गैंगस्टर कभी भी कुछ भी कर सकता है? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई ने क्या करा है कि जितने भी छोटे छोटे यूपी, बिहार, असम, बंगाल, पंजाब, जहाँ के भी छोटे छोटे बदमाश हैं, सबसे उन्होंने सिक हैंड कर लिया है। अच्छा। अब उनका दुश्मन इनका दुश्मन, इनका दुश्मन उनका दुश्मन हो गया। हेलो एंड वेलकम टू द रोडवेज गाइस। एज ऑलवेज मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट चेतन मेहता, और आज हम चर्चा करने वाले एक ऐसे टॉपिक पे जो आई थिंक हम डेली इसको न्यूज़पेपर, न्यूज़, टेलीविज़न पे देखते आ रहे हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि बाबा सिद्दीकी का मर्डर, या फिर सलमान खान को धमकियाँ, या फिर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। तो आज एक ऐसे इंसान से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ जो एक दिल्ली हाई कोर्ट में एक लॉयर है, और लॉयर होने के साथ साथ वो एक गैंगस्टर का केस लड़ रहे हैं। सो आइए मिलवाता हूँ आपको मुकेश झा जी से, बिना और इंतज़ार करे। तो थैंक यू सो मच मुकेश जी, आज मेरे इस चैनल पे, मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए, इतना समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच आपका सर, आपको बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप यहाँ आ पाए। तो मुकेश जी, सबसे पहले शुरू करते हैं आपकी इस जर्नी से कि आप आई थिंक बिहार के रहने वाले, और बिहार से यहाँ दिल्ली, और ये पूरी जर्नी कैसे आप लॉयर बने, कितने साल से आप लॉ कर रहे हैं, तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू इस पे दें प्लीज़। बिल्कुल सर, अभी तो मैं फ़िलहाल एडवोकेट हूँ और दिल्ली हाई कोर्ट में ही प्रैक्टिस चल रही है अभी। हमारा बहुत पहले भी कॉलेज टाइम में ही एक बार मन था कि एडवोकेट ही बनिए। अच्छा। फिर हमने 12 किया था अपने बिहार से ही, सीतामढ़ी गोयनका कॉलेज से। अच्छा। 12 में मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ ABVP से। अच्छा। वाह। इलेक्शन भी जीता था, निर्विरोध था, कोई विरोध में नहीं थी। फिर वहाँ से BBA किया था हमने। अच्छा। हाँ, BBA करने के बाद MBA करने का इरादा था ना। इसी बीच में मैं भाजपा युवा मोर्चा का प्रखंड अध्यक्ष भी रहा हूँ, बिहार से ही? बिहार से ही। अच्छा। फिर BBA करने के बाद एक बार आया था, हमारी सिस्टर की मैरिज हुई थी दिल्ली। सिस्टर भी हमारी एडवोकेट है, जीजा जी भी एडवोकेट हैं। अच्छा। तो आया था दिल्ली, तो दिल्ली में उनके थ्रू कोर्ट में घूमने का मौका मिला, जानने वाने की कि क्या कैसे वर्क करती है यहाँ पे जुडिशरी सिस्टम। तो फिर वहाँ से मन बन गया कि नहीं, बनना है तो इसी लाइन में जानी है, तो फिर हमने यही लाइन सेलेक्ट किया। अच्छा। तो अभी फ़िलहाल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल प्रैक्टिस कर रहे हो? तो MBA जो MBA आपने करनी थी वो MBA को हमने पोस्टपोन कर दिया। उसको आपने पोस्टपोन कर दिया। हाँ। और फिर उसके बाद आपने सीधा LLB सीधा LLB करा। तो वो यहीं दिल्ली से करी है, बिहार से? नहीं, वो भी बिहार से था। वो भी बिहार से। प्रैक्टिस यहाँ पे चल रही है। प्रैक्टिस यहाँ पे चल रही है। तो अभी आप कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो एज एन एक्टिव? अभी हमारा 4 ईयर हो गए, 4 ईयर्स हो गए कंप्लीट प्रैक्टिस की। ठीक है। और जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बताया ही था अपने व्यूअर्स को, आपने आप एक ऐसा केस लड़ रहे हो जो एक हाई प्रोफाइल केस है, विकास झा उर्फ कालिया का। राइट। तो ये केस के बारे में कुछ थोड़ा बताओ, कौन है ये गैंगस्टर, और कहाँ से इन्होंने ये शुरू करा, और
आपने ये केस लड़ना स्टार्ट किया, क्या प्रोग्रेस है? और देखिए, डर नहीं लगता आपको ऐसा कि हाई प्रोफाइल केस है, गैंगस्टर है, वो तो चलो आप खुद वकील हो तो डरने की क्या बात है, लेकिन तो क्या है इस केस के बारे में कुछ थोड़ा बताइए। देखिए बिहार में तो गैंगवार तो हमेशा से रही है, अब जाके थोड़ा सा कंट्रोल हुई है उस पर। अच्छा। उसी में एक गैंग था संतोष झा, संतोष झा गैंग। गैंग, अच्छा। हाँ, जिनकी हत्या कर दी गई कोर्ट में ही, अच्छा। डुमरा कोर्ट के परिसर में ही उनकी हत्या कर दी गई अच्छा। 2018 में। उन्हीं का शार्प शूटर थे पहले, जो पुलिस के मुताबिक विकास झा कालिया। अच्छा। और उन्हीं के मुताबिक अभी ऐसा है कि वही पूरा गैंग अभी हैंड ओवर कर रहे हैं, विकास झा कालिया ही। अच्छा। अभी तक किसी केस में ऐसा कोई कन्विक्शन आई नहीं है, बस बाकी हत्या वत्या सबके मुकदमे सब उन पे लगे हुए हैं। अच्छा। अभी चल रही है ट्रायल। ट्रायल जहाँ तक रह गई डर की बात, तो सर ये देश की राजधानी है, दिल्ली है ना, यहाँ पे एडवोकेट का जो भी सही है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सिस्टम है उसमें। तो यहाँ पे अगर एडवोकेट डरने लग जाएगी तो समझिए न्याय किसी को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे बड़े से बड़े गैंगस्टर हो या फिर टेररिस्ट हो, सबकी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि दिल्ली में ही देश की राजधानी है, सबकी यहाँ पे पेशी होती है। तो अगर ऐसे में अगर एडवोकेट को अगर खतरा महसूस हो तो फिर न्याय मिलना बहुत इम्पॉसिबल है। हाँ, तो और इसमें एडवोकेट की जो सिस्टम है, जो एडवोकेट का यूनियन है, वो यहाँ पे बहुत अच्छे से वर्क करती है, बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो यहाँ पे डरने वाली फिलहाल यहाँ पे कोई डरने वाली बात नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन बिहार में है डरने वाली बात? बिहार में भी नहीं है। अधिवक्ता तो खैर अपना काम करते हैं, लोगों को समझने की बस दिक्कत है बस। नहीं बिहार से, बिहार जगह ऐसी है ना कि अब तो देखिए, अब तो मुझे लगता है चेंज हो गया, सब जगह की सिस्टम चेंज हो गई है ना, क्योंकि अब सबके हाथ में मोबाइल फोन से सारी चीज़ें पब्लिक के दूसरे कनेक्ट होती है। तो अब ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, डरने वरने वाली बात कहीं भी नहीं है। बाकी होंगे तो वो भी आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे बड़े गैंगस्टर, जैसे हम बात करें विकास झा कालिया की, इनके केस लड़ने में कोई चुनौतियाँ आती हैं? देखिए, एक समाज में देखा जाता है कि हाँ ये गैंगस्टर का केस लड़ रहे हैं, लेकिन अगर इसको आप सही से समझिएगा तो कहीं भी अगर हत्या होती है तो वहाँ पे न पुलिस मौजूद होती है, न जज मौजूद होता है, और न वकील होता है। बिल्कुल। तो इन सब को सच्चाई लाने के लिए सबको मेहनत करना पड़ता है। वही एक पार्ट हम भी हैं, हम भी वहाँ पे ट्रायल पूरा फेस करते हैं सच्चाई तक पहुँचने के लिए। तो इसमें किसी को निगेटिव वे से नहीं देखना चाहिए। ये हमारा काम है और हम बहुत अच्छे से करते हैं अपना काम। तो क्या आपको लगता है मुकेश जी कि जो भारत में मीडिया ट्रायल का दबाव असली न्याय प्रक्रिया पर असर डाल रहा है या नहीं? सर बहुत अच्छे से डालता है, बहुत अच्छे से डालता है। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक निर्भया केस था, जो लड़की का रेप हुई थी, मीडिया काफ़ी सारे पीछे पड़ गई थी। मीडिया ट्रायल के अंडर ही चल रहा था पूरा केस। उसको फांसी की सजा हुई थी उस एक्यूज को। अच्छा। और ऐसे कई सारे मुकदमे हैं जो अभी भी कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं ना, जिसमें पनिशमेंट होती है, फाइन होती है, कुछ भी होती है, उसमें फांसी नहीं हुई है। तो ये आप इससे समझ सकते हैं कि मीडिया का कितना इफेक्टिव है इस केस पे, किसी भी केस पे। तो मीडिया का बहुत अच्छा खासा रोल है। मीडिया जिसके पीछे अगर पड़ जाए केस के पीछे तो जस्टिस तक पहुंचा देती है, और जल्दी। तो वैसे तो इतने केस पेंडिंग है हमारे न्यायालयों में, अगर मैं पूरे भारत की बात करूं तो अगर जब तक मीडिया पीछे नहीं पड़ेगी तो ये केस जल्दी ख़त्म नहीं होंगे, या क्या रीज़न है इतने केस पेंडिंग क्यों रहते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि मीडिया नहीं पीछे पड़ेगी तो केस नहीं ख़त्म होगी। केस होते हैं, हर साल ख़त्म होते हैं, आते हैं, लगते हैं। जब तक समाज है तब तक अपराध है, अपराध है तब तक अपराधी हैं। तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, तो ख़त्म होती है। पर अब जो लेट होती है, इसके लिए तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि अभी जैसे हम लोग दिल्ली में देखते हैं तो कोर्ट में 2 स्टेनो होते हैं। एक स्टेनो अपना विटनेस कराते हैं, गवाही कराते हैं, एक स्टेनो अपना ऑर्डर लिखते हैं, तो जैसा आपकी ऑर्डर होती है। अब एक विटनेस कराने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा का टाइम लगता है, एक विटनेस में लगता है। हाँ जी, है ना। अब दिन में 40 कम से कम मैटर एक कोर्ट में लगे होते हैं। तब सोचिए अगर ऐसे करें तो कम से कम 7 या 8 विटनेस हो पाएंगे एक दिन में, 7-8 गवाही हो पाएंगी। तो इसमें तो इस टाइम लगेगा ही। और दूसरा चीज़ है कि ये तो दिल्ली की बात है, कई जगह पे दिल्ली से बाहर मैं देखा हूँ कि जिसके पास स्टेनो ही नहीं है वो खुद से ही ऑर्डर लिखते हैं, खुद से ही गवाही कराते हैं। अच्छा। तो इन सब चीज़ों में थोड़ी सी सुधार की ज़रूरत है। जो बाकी अभी जो चल रहा है तो यही रीज़न है कि जजेस के पास केस ज़्यादा है, जजेस के पास जितना है कम है, स्टाफ की थोड़ी सी
वो है। हाँ, तो जो भी उनके जितना उनके पास हम्म, समय है वो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन केस इतने ज्यादा है कि केस वो इतने ज़्यादा है कि उसको फिर हाँ वो नहीं हो पा रहा। हाँ तो मुकेश जी एक बार वापस आते हैं विकास झा वाले केस पे। ठीक है। जैसे वो एक इतने बड़े गैंगस्टर है, मैं उनके बारे में जब मेरी आपसे बात हुई कि कि मैं आपको बुलाना चाहता था, आपने बोला ठीक है मैं आता हूँ, तो तब मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी उनके बारे में। तो तब मुझे ये मतलब मैं जितना पढ़ पाया उसमें ये था कि उन्होंने आई थिंक 16 साल की उम्र में सबसे पहला मर्डर करा था। हाँ जी। तो आप उनका केस लड़ रहे हो, और तो कुछ तो बताओ उनके बारे में कि क्या कैसे उन्होंने अपना ये वो शुरू करा, और क्या क्या उन्होंने अभी तक क्या क्या केसेस उनके ऊपर है। देखिए, स्टार्टिंग में पुलिस की एफआईआर इनके नाम का हुई थी, 302 का मुकदमा लगा था, जिसमें अच्छा। एक अंडे वाले को गोली मारने का जुर्म इनके ऊपर था। अच्छा। पर इसमें अभी तक कोई कन्विक्शन नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है, अभी तक मैटर अंडर ट्रायल ही है। हम्म। और बाकी कई सारे मर्डर केस के चार्जेस हैं इन पे। इंजीनियर हत्याकांड हुआ था, शिवहर का एक एमपी है श्री नारायण सिंह, उनकी हत्या हुई थी, ओम प्रकाश की हत्या हुई थी, राम जी की राय की हत्या हुई थी विश्वनाथपुर में। सब में कहीं ना कहीं इनका नाम इन्वॉल्व किया गया है, अच्छा। पर किसी में अभी तक कोई ऐसा कन्विक्शन नहीं है। नहीं है। हाँ, अभी सब अंडर ट्रायल चल रही है, तो अभी ये कुछ कहा नहीं जा सकता है कि सब में इनका इन्वॉल्वमेंट रहा ही होगा। अच्छा। ये साजिश भी हो सकती है, वो तो खैर कोर्ट के ऊपर है, चल तो रही है, अंडर ट्रायल फेस कर रहे हैं। अच्छा, तो जो जितनी एज अ लॉयर जो आपको नॉलेज है, मतलब ऑब्वियसली आप भी केस पढ़ते होगे कि ये कि ये जो इंसान है उसने आपको केस दिया, तो आपने जो उनकी कोई लाइफ जर्नी पढ़ी हो, तो वो सही में एक बहुत बड़े गैंगस्टर हैं जिनका बिहार में नाम चलता है, और ऑब्वियसली इतने मर्डर केसेस हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ हो तो उन्होंने क्या क्या कौन सी उम्र से, क्या सही में उन्होंने 16 साल की उम्र से ही ये सब स्टार्ट कर दिया था, या? देखिए, पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक पहला एफआईआर तो उनके 16 साल में ही हुई थी, अंडे अच्छा। वाले को जब गोली मार गया था। ये रहने वाले हैं बथनाहा के, सीतामढ़ी जिले के। अच्छा। उसके बाद जो संतोष झा गैंग है, हम्म। उनके लिए काम करते थे। अच्छा। उनका शार्प शूटर थे, उनका कई बार पुलिस के रिकॉर्ड में शार्प शूटर के नाम से भी जाना गया है। अच्छा। शार्प शूटर था उनका। जब 2018 में इनकी हत्या करवा दिया गया रेवोल्यूली गैंग द्वारा, मुकेश पाठक गैंग है, वो भी कभी इन्हीं के अंदर काम करता था, पर कुछ पैसों के लिए आपस में विवाद हुई और फिर वो षड्यंत्र करके कोर्ट में जुडिशल कस्टडी में इनको मारा गया। फिर वहाँ से विकास झा का लिया, पूरा कमान संभाला, और अभी भी गैंगवार चल ही रही है। जिसको जहाँ मौका मिलता है अपना, गैंग लाइन में तो यही चीज़ होती है, जिसको जब मौका मिल जाए तो अभी चल ही रही है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, ना ही कोई एविडेंस आई है, ना ही कोई अभी विक्टिम हुई है, तो अभी कुछ बोल नहीं सकते। अभी तो चल सब अंडर ट्रायल है, प्रोसेस में है। अच्छा, तो चलिए, तो मुकेश जी एक बात बताइए, आप सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लॉयर हो या आप और हर तरह के केसेस भी देखते हो? नहीं, हमारे पास तो कई सारे केसेस हैं, जैसे क्रिमिनल भी है, सिविल भी है, मैट्रिमोनियल भी है, 138 भी है, तो अच्छा। ऑल टाइप से मोस्टली सारे केसेस हैं। तो जो आजकल ये कोर्ट मैरिज और ये सब, ये भी आप देखते हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ ये जी। भी आप करते हो? कोर्ट मैरिज, कोर्ट मैरिज वाले देखते हो? हाँ। तो ये जैसे लेट से किसी को कोर्ट मैरिज करनी है, और आई थिंक आजकल इंडिया में बहुत कोर्ट मैरिज देखिएगा तो कास्टिज्म को हटाने का बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा। क्योंकि कई बार ऐसा होती है, अभी रिसेंट हमारे पास 2 क्लाइंट आए थे, लेडीज़ थी, 30 ईयर की थी, उनके फादर एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी उनकी। अच्छा। अब वो चाचा चाची के पास रह रहे थे, और लड़की की सैलरी अच्छी खासी थी, 1.5 लाख रुपए थी। अच्छा। अब उनके मदर फादर जो अपने कास्ट में शादी कराने की कोशिश कर रहे थे, वो लड़की को मैच नहीं हो रहा था, न इकोनॉमिकल न वैसे फिजिकली। तो उसके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन था, यही था कोर्ट मैरिज। आई थी हमारे पास, उसको जो पसंद आया उसके साथ अच्छी घर में चीज़ें तरीके से शादी की, कोर्ट मैरिज की। तो ये कहीं ना कहीं कास्टिज्म को रोकने का बड़ा अच्छा तरीका है कोर्ट मैरिज। और अब तो सेलिब्रिटी सब भी कॉपी करने लगे, अब तो सोनाक्षी सिन्हा भी कोर्ट मैरिज कर रही है, आलिया भट्ट भी की है, तो ऐसा कई सारा है। तो आई थिंक हाँ, कोर्ट मैरिज से एक कास्टिज्म खत्म हो जाती है, कास्टिज्म खत्म होती है, अब कोई बैरियर नहीं रहता है। हाँ, कि लेकिन तब भी समाज का, तो घर परिवार समाज का दबाव तो तब भी रहता ही है। मैं तो मानता हूँ समाज को भी कानून के हिसाब से चलनी चाहिए, क्योंकि अपना जो पूरा हिंदुस्तान है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की इजाज़त देती है कि अगर लड़का 21 साल हो गया, लड़की 18 साल हो गया, तो वो अपना डिसीजन ले सकता है। अच्छा। तो वही चीज़ है, हम उसी के आधार पे चलते हैं, जिसका ये सारे क्राइटेरिया फिट है
वो आके अपना शादी कर सकते हैं। तो और समाज को भी इसी हिसाब से चलना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। हाँ। क्योंकि अभी जैसे देख लीजिए रेप केस में गांव घर में बहुत सारे पिछले इलाके में रेप की सज़ा कान पकड़ के उठक बैठक हो जाती है, पंचायती लगती है, कान पकड़ के उठक बैठक हो जाती है। तो ये सब ना कहीं गलत है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे पिछले इलाके में बहुत दिक्कत तकलीफें पिछले इलाकों में तो बिल्कुल है। तो लेकिन हाँ ये है कि अगर हम सिटीज़ की बात करें, लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में अब ये पिछले इलाके बहुत छोटे कम हो गए हैं, कम बच गए। अब लोगों को जागरूकता ज़्यादा है, लोगों को ज्ञान पता है कि उनको ये पता है कि हमें कुछ करना है तो कैसे करना है। अब आप खुद सोचो, कोर्ट मैरिज ये कॉन्स्टिट्यूशन तो कब से है। हाँ, कब से है, पर लोगों में अभी पता चल रही है। लेकिन लोग अब इसके बारे में जागरूक हो रहे हैं और लोग करते भी हैं। अब आप ऐसे ही देखो, इसी उस पे में एक बहुत टॉपिक ऐसा जो आई थिंक हर इंसान इस बारे में आजकल बात करता है और करता आ रहा है, ट्रिपल तलाक के बारे में। ट्रिपल तलाक तो ये बताओ कि अभी ट्रिपल तलाक भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लॉ निकाला, तो क्या वो सही है, गलत है? देखिए, ट्रिपल तलाक तो मुस्लिम लेडीज़ों के लिए बहुत ही गलत कुप्रथा थी। अच्छा। ट्रिपल तलाक, कोई कहीं भी है एक बार फ़ोन करके अपने वाइफ को बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तो हो गई उनकी तलाक। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत कुप्रथा थी, जो अब ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, 3 तलाक का मतलब समझिए, 3 बार ट्रिपल तलाक बोल दिया किसी को फ़ोन करके, अब फिर अगर 1 साल बाद अगर कुछ अच्छा सिस्टम अगर दोनों में बैठ गया, तब वो उसे शादी नहीं कर सकती है। अच्छा। अब उसके लिए फिर किसी से शादी करनी पड़ेगी, अब फिर वहाँ से तलाक लेने के बाद फिर इसे शादी कर सकता है। इसको बोलते हैं हलाला। अच्छा। तो ये कहीं ना कहीं ये सब बहुत गलत कुप्रथा थी मुस्लिम महिलाओं के लिए। अब जाके मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत राहत मिली है। और सबसे मेन चीज़ है कि देश हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है। एक लॉ होना चाहिए। तो यहाँ पे तो कोई हिंदुस्तानी लॉ, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा तो कोई शरिया कानून तो लागू होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे एक धर्म एक लॉ होना चाहिए। बिल्कुल। तो यही सबकी वो है। तो आई थिंक हाँ, मुस्लिम लेडीज को इससे अब भी डिपेंड करते हैं। हाँ, उन्हें बहुत रियायत मिली होगी कि हाँ ऑब्वियसली कि कोई उनको भी अपना अधिकार दिया गया है। हाँ, उनका ये अधिकार था, जो मुझे लगता है कि पहले बहुत इजी था। कोई किसी भी हस्बैंड को अपनी वाइफ जो भी मुस्लिम मुझसे उन्हें अपने हस्बैंड वाइफ को हस्बैंड ने कॉल किया और या बोल दिया और तलाक हो गया। अब उस महिला के ऊपर सोचिए उस पर क्या बीतती होगी। तो कहीं ना कहीं इसको बहुत अच्छा था खत्म होना, और बहुत अच्छा। तो अब हम जैसे शुरू से आज हमारा टॉपिक आई थिंक गैंगस्टर पे ज़्यादा चल रहा है मुकेश जी। तो हम यहाँ पे बात हो ही रही थी कि मुस्लिम्स और ट्रिपल तलाक की। तो ये जो अब इसी में मैं एक गैंगस्टर की बात करता हूँ, जो अब ये रिसेंटली बाबा सिद्दीकी जो मुंबई में उनका जो उनका मर्डर हुआ, और आई थिंक ऐसा कहा जा रहा है न्यूज़ में और लोग ऐसे कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने वो लिया है कि हाँ हमने उन्हें मारा है। तो क्या है ये कि कोई भी गैंगस्टर कभी भी कुछ भी कर सकता है? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई ने क्या करा है कि जितने भी छोटे छोटे यूपी, बिहार, असम, बंगाल, पंजाब, जहाँ के भी छोटे छोटे बदमाश हैं, सबसे उन्होंने सिक हैंड कर लिया है। अच्छा। अब उनका दुश्मन इनका दुश्मन, इनका दुश्मन उनका दुश्मन हो गया। अच्छा, वैसा हो गया। अब ये साबरमती जेल में वो बैठे हुए हैं लॉरेंस बिश्नोई। अच्छा, नहीं मुझे तो लगा था कि शायद वो तिहाड़ में पहले। नहीं, अभी फिलहाल साबरमती जेल में अभी साबरमती में है, शायद शिफ्ट किया गया है। अच्छा। अब ये कहाँ 3 बंदे, अब बाबा सिद्दीकी तो कोई सिंपल बंदा है नहीं, उनके बेटा विधायक अभी हैं करंट में। तो और वो पॉलिटिकल उनका बैकग्राउंड है। हाँ, और 3 लड़के आए और अंधाधुंध बड़ी पब्लिकों में गोली चला के उनको मार दिया गया। हॉस्पिटल में उनकी डेथ डिक्लेयर हुई है। तो ये तीनों लड़के जो है, तीनों पे कोई पिछला कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं है, जो पुलिस के हिसाब से, जो पुलिस का हमने सुना था बयान, उसके हिसाब से तीनों लड़के पे कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है। अब पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है जब किसी का कोई बैकग्राउंड क्रिमिनल ना हो। ये तो खैर वहीं पे पकड़ा गया, अगर वहाँ पे पकड़ा नहीं जाता तो ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है ये करना। तो कहीं ना कहीं एक एडवोकेट होने के नाते किसी भी तरह का वायलेशन का सपोर्ट नहीं करूँगा, पर जो यंगस्टर में आजकल जो क्रेज बढ़ते जा रही है लॉरेंस बिश्नोई के प्रति, ये कहीं ना कहीं गलत ट्रेंड चल रहा है, इसको रोका जाना चाहिए।
उसको रोका जाना रोका चाहिए। जाना चाहिए। तो अब जैसे अभी रिसेंटली ऐसा बहुत टाइम से ऐसे चल रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान को मारने की प्लानिंग कर रही है। तो क्या ये इतना आसान है कि वो जेल में बैठे हैं और जेल में बैठे बैठे उन्होंने ये, चलो वो तो आपने बताया कि उन्होंने एक छोटे छोटे गैंगस्टर से अपना शेक हैंड करा और उन्होंने उनसे बोला कि तुम मेरे लिए काम करो और जो सपोर्ट तुम्हें चाहिए वो मैं देता हूँ। भाई ऑब्वियसली वही गैंगस्टर है, उनका नाम है, तो उन्होंने ये चीज बोली। तो क्या सलमान खान के लिए जो बोले क्या वो पॉसिबल है? और जितना मुझे लगता है कि जिस हिसाब से उनको सिक्योरिटी मिली है और जिस हिसाब से वो अपने साथ लोगों को लेके चलते हैं, वैसे तो डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन अब क्या पता कि कोई कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता। तो आप क्या कहते हो कि क्या ये पॉसिबल है? देखिए, अतीक अहमद को मारा गया था पूरे लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान मारा गया था। बाबा सिद्दीकी को भी पब्लिक प्लेस में विजयदशमी के दिन मारा गया था। अच्छा, ये सारे मारने वाले लड़के में डेयरिंग देखिए, कोई प्रीवियस कोई मुकदमा नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा, कोई मुकदमा नहीं, बिल्कुल सही शरीफ लड़का टाइप का है सब। अब जब कोई प्रीवियस मुकदमा ही नहीं तो बिल्कुल जेंटलमैन ही हुआ। अब वो इतना बड़ा डेयरिंग घटने को अंजाम दे के आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोचिए कि उन लोगों का, अब जो मारने आते हैं उनको ये फिक्स होता है कि हम या तो पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे। तो इन लोगों का एक इंश्योरेंस टाइप का, जैसे इंश्योरेंस कवर होता है वैसे इन लोगों का इंश्योरेंस टाइप का कवर हो जाता है। अच्छा, कि अगर इनको कुछ भी होगी तो इनका जो भी पैसा जो भी ये है उनके घर तक पहुंच जाएगा। अब रही सलमान खान की बात, तो मुझे नहीं लगता कि सलमान खान को मारना कभी भी लॉरेंस बिश्नोई का टारगेट रहा होगा। अच्छा, ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। मुझे ऐसा लगता है कि वही डराना धमकाना, पब्लिसिटी स्टंट, यही सब है। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अगर मारने का अगर ऐसा कुछ होता तो इन लोगों के इंटेलिजेंस पावर बहुत तगड़े होते हैं। हाँ, वैसे हाँ। और मारना इतना आसान भी नहीं है। मारने के बाद काफ़ी देश में हलचल हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो खैर काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा है, 5-5 लेयर की सलमान खान को सुरक्षा है। तो अभी तो फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, मारना इनसे पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो मुकेश जी, हम इतनी देर से गैंगस्टर लॉ और इन सब की बातें कर रहे हैं, तो जो हमारा इंडियन लॉ है, क्या वो सिर्फ अमीरों को का साथ देता है या गरीबों के लिए भी कुछ है? जो मुझे ऐसा लगता है, ये मतलब ये मेरा एक पर्सनल थॉट है कि कोई भी कोर्ट का काम या कुछ भी हो, पैसे हो तो ही पॉसिबल हो पाता है। पैसे नहीं हो तो आपका केस लटका हुआ, आपका केस लड़ने के लिए कोई नहीं है। ऑब्वियसली एज अ लॉयर आप लोगों को भी दाल रोटी खानी है, डेफिनेटली। बट तो क्या ये कुछ सवाल थे लोगों के जो मेरे से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपसे ये सवाल पूछूंगी, क्या हमारा इंडियन लॉ सिर्फ अमीरों का साथ देने के लिए या गरीबों के लिए भी कुछ करता है? देखिए, जहाँ तक एडवोकेट की बात है, तो हमें तो कोई गवर्नमेंट सैलरी देती नहीं है, हमें तो अपना मेहनत करना होता है, उसके अकॉर्डिंग हम फीस लेते हैं। अब रही अमीरों गरीब वाली बात, तो इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे क्रिमिनल केसों में पुलिस का ईमानदार होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल होता है कि कोई शरीफ अंदर चला जाता है, कोई एक्यूज बाहर आ जाता है, तो इसमें पुलिस का ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब गरीबों वाली बात बता रहा हूँ, एक केस था हमारे पास, एक बूढ़ी माँ थी जिसके बेटे ने घर से निकाल दिया था उसको। अच्छा। अब वो रोड पे अपना पैसे वैसे कचरे वचरे चुनती थी और पैसे अपना 2-4-5 रुपये भीख मांग के अपना जमा करती थी। वो हमारे पास आई थी कि ऐसा ऐसा हमारे बेटे ने निकाल दिया है, जबकि माँ का राइट है, माँ के होते हुए बेटा निकाल नहीं सकता। हमने बोला चलिए ठीक है, फाइल करते हैं केस। तो जब वो फीस देती थी तो थैली निकाल के उसमें से 10 का, 2 का, 4 का, 5 का सिक्का निकाल के ऐसे देती थी। अब वो फीस मैं कैसे ले सकता हूँ? वो फीस कैसे ले सकता हूँ? तो ऐसा नहीं है, गरीबी वाली बात नहीं है, उल्टा मैं हर तारीख पे आती थी, जाने आने का खर्चा देता था, प्लस मैं उनको, ताकि उनका विश्वास रहे संविधान पे, इसलिए कभी कभी ये भी करना पड़ता है और करते हैं। तो अमीरों गरीबों वाली बात नहीं है, लॉ तो सबके लिए सेम है, थोड़ा 19-20 चलते हैं, 19-20 चलते। लेकिन ये आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि अगर कोई ऐसा इंसान जो नहीं कर पाए, आप अपनी तरफ से अपनी पूरा सहयोग देते हैं। सहयोग देते हैं। तो ये बहुत बढ़िया। तो जब भी कोई केस आपके पास आता है, तो वो लोग आपको बताते हैं कि जी मैंने ये करा, मतलब ये है, ये केस है। हमारे पास तो ज़्यादातर जो भी केस आते हैं उसमें कोई बोलता ही नहीं कि हमने गलती किया है,
अच्छा ये तो कोई बोलता ही नहीं, बोलता, सब अपना अपना पक्ष रखते हैं। अच्छा, मतलब तो ये ऐसा चीज़ कभी नहीं होता कि अगर मैं ये सोचता हूँ कि अगर कभी मैंने कोई गलती करी और कोई केस हुआ तो मुझे लगता है कि मैं जाके अपने वकील से बताऊंगा जी हाँ मैंने ये करा था, बताना तो, चाहिए, ताकि फिर हम उस हिसाब से अपना कोर्ट में प्रोड्यूस तो लोग करेंगे। बताते नहीं है। लोग बताते नहीं हैं, उसको लगता है कि मैं ही जस्टिस हूँ, अब मैं ही अभी जस्टिस करूँगा। अच्छा तो ऐसा नहीं होता है, अच्छा, एडवोकेट को मुझे तो ऐसा बतानी चाहिए। लगता था कि लोग आके वकील को बताते होंगे कि हाँ जी मैंने मर्डर कर दिया है, लेकिन मुझे बचा लो। तो नहीं। मुझे लगता था कि शायद तो ऐसा होता है, वैसे सभी नहीं बताते, कहीं तो बताते ही होंगे। नहीं, बताते भी हैं, बताते भी हैं, पर जो बड़े बड़े गैंगस्टर टाइप के हो गए, तो ये हाँ लोग तो कभी नहीं बोलते हैं कि हाँ हमने ये मर्डर किया है या फिर ये किया हाँ है। उनका तो हाँ उनके तो में तो उनका जो कभी आई नहीं थिंक होता जो है। छोटे मोटे केसेस होते हाँ, हैं। इसमें तो नहीं बताएंगे तो फिर तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, फिर तो उन्हीं के लिए नुकसान होगी। तो तो कभी कभी ऐसा हुआ हो, कोई ऐसा केस हो जहाँ आपको पता है कि हाँ ये बंदे ने मेरे से केस मैं इसका केस लड़ रहा हूँ और मुझे पता है कि ये गिल्टी है, लेकिन तब भी आप उसका केस लड़ रहे हो, तो कभी अंदरूनी वो कोई आवाज़ नहीं आती कि नहीं मुकेश? सर देखिए, इसमें एक चीज़ है कि अगर हम वो केस छोड़ भी देंगे तो कोई ना कोई एडवोकेट तो केस लड़ेगा ही, क्योंकि ये उसका संवैधानिक राइट है ना। अब जहाँ तक विक्टिम वाली बात रह गई, तो कई सारे केस के स्टेज है, चार्ज है, एविडेंस है, जजमेंट है, आर्गूमेंट है, बहुत सारे स्टेज हैं। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तक ना केस की बिल्कुल सच्चाई हो जाती है, बिल्कुल पारदर्शी हो जाती है, इतना क्लियर हो जाता है। अच्छा तो वहाँ पे गलत को पनिशमेंट मिलनी ही मिलनी है और सही को बरी होना ही होना है। नहीं, लेकिन जैसे हम पता नहीं अभी ये मूवीज में देखते हैं कि गलत आदमी भी छूट जाता है, तो क्या रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि कभी कोई गलत आदमी जिसने कोई कोई ऐसा गलत काम करा हो जिसके लिए उसे कानून ने सजा देनी चाहिए थी, लेकिन वो दे नहीं पाए क्योंकि मुकेश जी जैसे लॉयर ने या किसी भी एडवोकेट ने उन्हें बचा लिया हो? बचा लिया। देखिए, केस में अब जहाँ पे डेथ होती है, मैंने पहले भी बोला था कि जहाँ पे डेथ होती है वहाँ पे ना एडवोकेट होता है, ना पुलिस होती है और ना ही जज होता है। तो इसके लिए पूरा कोर्ट में प्रोसेस बनाया गया है। पहले चार्ज फ्रेम होगी, फिर एविडेंस होगी, फिर पी होगी, फिर क्रॉस होगा, फिर ऐसे कई सारे स्टेजेस हैं केस के। तो वहाँ तक जाते जाते तक ना, अगर एविडेंस है, अब कई सारे केस में विटनेस हॉस्टाइल हो जाते हैं, कई केस में आ नहीं पाते हैं, तो वैसे केस में जब कोर्ट के पास कुछ भी नहीं रहेगा तो कोर्ट किस बिहाफ पे उसको जजमेंट करेगी। और ये हमारा एक संविधान का राइट है, उसी संविधान पे जज साहब को भी चलना है, हमें भी चलना है और हर पब्लिक को भी चलना चाहिए। राइट। तो इसमें वही है। तो इन 4-5 सालों में जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप इतने सारे केसेस लड़ रहे हो, ये कालिया गैंगस्टर वाले केस को छोड़ के कोई ऐसा केस जो आपको लगा हो कि हाँ कोई पीड़ित या विक्टिम या जिसने वो जुर्म किया है कि आपने उन्हें न्याय दिलाया, और वो और कोई ऐसा इंटरेस्टिंग केस कि जिसमें जो आई थिंक किसी मेरे व्यूअर्स के काम आए, कि इन फ्यूचर उनके साथ कभी ऐसा हो तो वो ना करें या ये चीज़ फॉलो करें, क्योंकि आई थिंक ये एक थॉट है कि हर इंसान की कि कोई भी गलत या सही काम करे तो हम सीधा ही बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं अपने वकील को बुलाता हूँ और मेरा वकील हैंडल कर लेगा। तो मुकेश जी, हमने अभी कुछ देर पहले बात करी थी एक पंचायत में कि पहले सज़ा मिलती थी, अगर किसी ने रेप भी कर दिया तो उससे कान पकड़ के उठक बैठक करा देते थे। तो उसी के ऊपर एक जब हमारा पंचायत उठक बैठक करके उसी टाइम, चाहे वो सज़ा थी, वो एक पुराने रूल्स थे हमारे भारत के, तो जब वो उसी टाइम इंस्टेंट किसी को सजा दे देते थे, चाहे कोई भी हो। आपने ये एग्जांपल दिया कि उठक बैठक करा के भी सजा दी जाती थी। तो इसी चीज में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे अब एक हमारे यहाँ मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था जहाँ पे कसाब पकड़ा गया था। आई थिंक उस केस को अराउंड 4-5 साल लगे रिजॉल्व होने में, वेर इन डे 1 से हमें, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस, सबको ये पता था कि ये वो टेररिस्ट है और इसी ने इतने सारे लोगों को मारा है, तो उसको इंस्टेंट सजा क्यों नहीं दी जाती? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा क्यों नहीं करता? देखिए, जहाँ तक पंचायत वाली बात है, तो पंचायत में ये बहुत पहले होता था, बहुत पिछड़े इलाके में होता था कि पंचायती स्तर पे मामलों को निपटा दिया जाता था।
अब ऐसा कहीं भी है नहीं, अब तो सब जगह कानून बहुत एक्टिव है। अब रहेगी कसाब की बात, तो कसाब एक पाकिस्तान से आया हुआ टेररिस्ट था। अगर उसको अगर अगले दिन ही इनकाउंटर कर दिया जाता तो पूरे विश्व में ये इमेज आती कि ये हिंदुस्तान में कोई संविधान नाम की चीज़ नहीं है ना। तो जो भी अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका पूरा स्टेप फॉलो करना ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे टेररिस्ट हो, चाहे कोई भी हो। हम पूरा प्रोसेस के थ्रू ही जाएंगे, बगैर प्रोसेस के हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो इलीगल हो जाएगी और पूरे विश्व में एक इमेज आएगा कि इस देश में कोई लॉ कानून नहीं है। फाइनली एंड डे ऑफ द एंड वही हुआ, फांसी की सजा ही हुई। लेकिन जो प्रोसेस था वो पूरा करके हुई, तो कम से कम अच्छा एक पॉजिटिव साउंड गया पूरे वर्ल्ड में। तो लेकिन अग्रीड कि हमारे लॉ ने अपना प्रोसेस फॉलो करा, लेकिन उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए ये 5 साल लगे। 5 साल कितना पैसा कसाब पे खर्च करा गवर्नमेंट ने, उसकी सिक्योरिटी पे, उसके खाने पीने पे, किसी भी चीज़ पे, कि और वो सारा पैसा हम जैसे, मेरे आप जैसे टैक्स पेयर्स ने जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करा, वो पैसा खर्च हुआ। तो क्या गवर्नमेंट इतना पैसा एक उस इंसान पे खर्च कर दिया जिसने हमारे कितने भारतीयों, कितने फॉरेन नेशनल्स, कितने लोगों को उन्होंने मारा? और तो ये इसके अंदर कोई ऐसा कोई लॉ नहीं होता कि एक ट्रायल चले जो स्पीडी हो या फास्ट ट्रैक जिसे हम कहते हैं, कि अगर उन्हें पता है और ये जल्दी जल्दी ख़त्म करके जो भी उसे सज़ा देनी थी, लेट्स से वो पाकिस्तान से था, कहीं से भी था, तो ये नहीं करना चाहिए था कि हम लोगों का पैसा वेस्ट हुआ। 5 साल हम लोगों ने उस आदमी को खिलाया जिसने हमारे देश में घुस के कितने लोगों को मारा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए, ये तो ह्यूमन राइट्स है कि कोई भी इंसान को भूखा नहीं मारा जा सकता। जब तक रखेंगे वो तो उसको खाना तो चाहिए ही चाहिए, चाहे वो किसी भी देश का सरिया से सरिया कानून क्यों ना हो, खाना उसका राइट है। अब रह गई 5 साल क्यों लगा, तो अभी देखिए, अभी जैसे बाबा सिद्दीकी की डेथ हुई है, लॉरेंस बिश्नोई है साबरमती जेल में, डेथ हुई महाराष्ट्र में, घटना को अंजाम महाराष्ट्र में दिया गया। आदमी एक हरियाणा का था, 2 पता नहीं कहाँ का था। अब इस तीनों कड़ी को पुलिस को जोड़ने में कितना टाइम लगेगी, ये सोचिए। वहाँ का पहले उसकी लॉरेंस बिश्नोई की इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर जो घटना स्थल है वहाँ पे होगी, फिर एक्यूज जहाँ का है वहाँ से पकड़ी जाएगी। तो इस तीनों को अगर मिलाएंगे तो काफ़ी इसमें टाइम लगता ही लगता है। दूसरा चीज़ है, केस में कई सारे स्टेज है, चार्ज फ्रेम है, एविडेंस है, जिसमें सारे एक्यूज जब तक कैदी एक जगह पे नहीं होंगे तब तक वो स्टेज आगे नहीं बढ़ सकती। अब कोई पंजाब से किसी को लाया जा रहा है, किसी को साबरमती से लाया जा रहा है, सबका एक जगह पे एक टाइम पे होना जरूरी है, तब जाके एक स्टेप आगे बढ़ेगी। तो इस सब में अगर देखा जाए तो टाइम तो लगता है, अगर सच्चाई तक पहुंचना है तो पूरा इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, और पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 4-4, 5-5 स्टेट घूमने के लिए पुलिस को तो टाइम चाहिए। तो इस चक्कर में लेकिन पुलिस तो ऐसा भी करती है कि कितनी बारी जो हम न्यूज़ में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं कि आज फलाने का फेक एनकाउंटर हो गया या आज इसका एनकाउंटर हो गया, तो पुलिस तो कितनी जल्दी डिसीजन भी ले लेती है कभी कभार। देखिए, ये कहीं ना कहीं इलीगल रास्ता है, और एनकाउंटर तो खैर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमारे देश लॉ प्रधान है, और उसके लिए जज के पास राइट है कि जज जो भी पनिशमेंट करेंगे वो कर सकते हैं। तो जैसे कसाब ही था, जैसे उसका एनकाउंटर कर देते नहीं, तो ये तो खैर इलीगल रास्ता हो गया। अच्छा, ये ऐसा बोलना सही नहीं है, क्योंकि वायलेंस का रास्ता कहीं भी सही नहीं है, कहीं भी सही उसके लिए प्रॉपर लॉ दिया गया है, उस लॉ के थ्रू आप आइए। पनिशमेंट वही होती है, कसाब को भी फांसी पे लटकाया गया, ऐसा नहीं कसाब को छोड़ा गया है, तो पनिशमेंट डे ऑफ द एंड वही होना है, लेकिन जो प्रोसेस पूरा प्रॉपर फॉलो करना है उसको करना पड़ता है। क्योंकि अब मैं इसी से एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक रियान इंटरनेशनल स्कूल में एक बच्चे की डेथ हुई थी। अब तुरंत मीडिया उसके पीछे पड़ गई, पुलिस ने बस के ड्राइवर को आरोपी माना, उसको अंदर कर दिया। जब पूरा केस का पूरा ट्रायल चला था, जितना भी 2-3 साल 4 साल जो भी ट्रायल चला होगा, उसके बाद आया कि उसने मारा नहीं था, ड्राइवर ने मारा था, किसी बच्चे ने ही। अच्छा, तो ये इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन अगर ना हो तो सही सच्चाई तक नहीं पहुंचा जा सकता है। जैसे अभी आपने बोला, मैं इसी बात पे मैंने इससे पहले आपसे पहले मैंने एक और लॉयर का इंटरव्यू लिया था, तो मेरा उनसे भी यही सवाल है, जैसे अभी आपने ये बोला कि वो रियान इंटरनेशनल स्कूल में बस ड्राइवर को पुलिस वालों ने पकड़ लिया, 4 साल लगे केस को ये आने में कि कौन एक्यूज था या कौन नहीं था। तो क्या उन 4 सालों में वो बस ड्राइवर जेल में था? जेल में था। तब सोचो, वो बस ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी, कहीं से कहीं तक नहीं थी, लेकिन वो 4 साल उसने जेल में काटे, सिर्फ और सिर्फ एक
गलत ये एक्यूज, फेक इन्वेस्टिगेशन की वजह फेक से। इन्वेस्टिगेशन की वजह से। तो हमारा कानून क्यों नहीं देखता ये सब चीजें कि एक एक आम इंसान या एक जो आदमी जिसने कुछ नहीं करा वो कैसे अपने लिए अपील करे। देखिए, इसीलिए बोला गया है कि केस में, आप कई लोग बोलते हैं केस में इतना टाइम क्यों खिंचता है, तो टाइम होने का यही बहुत बढ़िया रीज़न है, क्योंकि अगर इंस्टेंट अगर रिलीफ मिलने लग जाए ना, तो हमें आपको पता नहीं चलेगा कौन एक्यूज है, किसने मारा है, किसको मारा है। मर्डर किसी की हुई है, एक्यूज कोई और होगा, किसी को और जेल में डाल के पनिशमेंट कर दिया जाएगा। तो ये जो ट्रायल का जो पूरा फेस है, ये बहुत ही बढ़िया बनाया गया है। इसमें फाइनल स्टेज तक पहुंचते पहुंचते तक बिल्कुल क्लियर हो जाती है, रिजल्ट आती है। अच्छा, तो इसीलिए इसमें टाइम लगती है, इसलिए और ये टाइम लगता बहुत अच्छा चीज़ लेकिन है। इस टाइम की, लेकिन इस, चलो ये आपकी बात मैं थोड़ा समझा कि हाँ अगर वो टाइम नहीं मिलेगा तो सच्चाई तक नहीं सच्चाई पहुंचा तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन उस टाइम की वजह से जो बंदा एक्यूज नहीं था, कि देखो जेल तो जेल होती है, जेल ये तो है नहीं कि होटल का कमरा है नहीं, कि नहीं। गए आराम से आके बैठे, डेफिनेटली। वहाँ आपको एक चार दीवारी में बंद हो, आपको अंदर ही काम करना है। जेल के तो हमारे कई सारे एक्यूज सब आते हैं, वो बहुत क्लियर बोलते हैं कि वकील साहब आज हमें निकाल लीजिए, नहीं तो कल मैं सुसाइड कर लूंगा। कई एक्यूज तो इतना बोले हैं कि हम लोग सोए थे, बगल से दो एक्यूज उठा और फांसी लटका लिया, वो फैन में लटक गया, वो फैन में पता नहीं फंदा टाइप का लगा के, जैसे साहब गए उसकी डेथ बॉडी सब निकाले। तो मैं वही तो कह रहा तो हूँ जेल तो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, जेल इतना इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। तो यही मेरा पॉइंट है कि लेट्स से उस बंदे को जेल, उसने 4 साल, उस मतलब वो एक शरीफ आदमी था, बस चलाता था, स्कूल की बस चलाता था, उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी थी, और उन 4 सालों में जब वो जेल में रहा तो वो ये तो है नहीं कि वो उन लोगों के साथ रहा होगा जहाँ जो उसके जैसे, वो उन लोगों के साथ रहा है जहाँ क्रिमिनल है। तो क्या ऐसा नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उस आदमी को जो बिल्कुल साफ सुथरा अपना जीवन काट रहा था, बस चला रहा था, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्यूज बना के 4 साल जेल में बंद कर दिया, और अब वो जब जेल से निकला होगा तो आपको क्या लगता है कि वो कैसा निकला होगा? देखिए, अब जैसे लॉरेंस बिश्नोई का ही आप ले लीजिए, तो लॉरेंस बिश्नोई जब स्टार्टिंग में गया था तो एक कॉलेज का छात्र नेता था, हाँ, और छात्र में ही कोई लड़ाई झगड़ा हुई थी जिसमें कॉलेज में गया वो, जैसा उसने भी वीडियो में बोला। हाँ, उसने एक वीडियो मैंने भी देखी थी, और आज वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अपराधी बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं गुंडागर्दी, बदमाशी सब जेल से ही स्टार्ट होती है, और जेल में ही उसको लिंक मिलता गया, जेल में ही वो सब कुछ बनता गया। लेकिन ये जो लॉरेंस बिश्नोई का वायलेशन वाला रास्ता, ये सही नहीं है। और जो बात रह गई ड्राइवर की, तो ड्राइवरों के पास भी एक ऑप्शन था, मानहानि का मुकदमा ठोक सकते थे, उनका जितना भी नुकसान हुआ जो भी है कोर्ट यही कर सकती है और ये दिलवा देती, और शायद कहीं लिए भी होंगे, इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, क्या पता लिया हो, क्या पता लिए भी होंगे। तो आई थिंक इसमें ये भी मेरा एक पॉइंट है कि जैसे हम न्यूज़ में देखते हैं, बहुत सारे लाइव मीडिया, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जिसमें हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि कई जगह पे ऐसा भी है कि पुलिस करप्शन या यू नो कि कोई पैसे वाला है, उसने पुलिस में पैसे खिला दिए या ऐसा कुछ। क्या ये सब सच्चाई है? क्या ऐसा ये सारी चीज़ें होती है, या हमारा जो पूरा एक ये पैटर्न है कि अगर कोई भी घटना घटती है तो हम सबसे पहले, कोई भी इंसान पुलिस को इन्फॉर्म करता है, पुलिस को इन्फॉर्म करना, पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, पुलिस अपनी कार्रवाई करने के बाद एफआईआर दर्ज करती है, एफआईआर दर्ज करने के बाद वो कोर्ट में जाता है, फिर उसके बाद चार्जशीट फाइल हुई और जो भी आगे ट्रायल चल रहे हैं वो चल रहे हैं। तो क्या इसके अंदर सबसे बड़ा हाथ है कि हमारे जो पुलिस, जो हमारे भारतीय पुलिस है, क्या उनका करप्शन या उनको चीज़ों को ढंग से समझने का कि कौन अक्यूज्ड है कौन नहीं है, क्या उन्हें ये देखना चाहिए? देखिए, पुलिस की जहाँ तक करप्शन वाली रह गई बात, तो कई बार न्यूज़पेपर में हमें भी देखने को मिलता है कि कई जगह पे आईओ है, पुलिस के कई ऑफिसर हैं जो पैसा लेते पकड़े गए हैं, कई जगह पे मंथली बंधा हुआ है। तो ऐसा कई सारी चीज़ें आती है, पर ये देश की राजधानी दिल्ली है, यहाँ पे पुलिस को ऑनेस्ट होना क्रिमिनल केस में बहुत ज़रूरी है। अगर वो ऑनेस्ट नहीं होगी तो फिर ये बहुत दिक्कत वाली बात है। यहाँ पे ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो और ये देश की राजधानी भी है सबसे, कि वो एक्यूज्ड है और उनको उसके अंदर नहीं, कोर्ट से तो उनको सबको इंसाफ मिलती है। आजकल तो कई सारे जजेस की वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें कई बार देखिएगा कि जो भी पुलिस गलती करती है पुलिस को भी डांट पड़ती है, अच्छे से डांट पड़ती है, कई बार सस्पेंशन भी होती है। तो अब ऐसा सिस्टम नहीं है,
इसीलिए जज ने जानबूझ के भी अपना वीडियो वायरल करवा रहे हैं ताकि पब्लिकों में जागरूक फैले, पब्लिक सोचे कि कोर्ट कैसे सोचती है, कोर्ट कैसे परफॉर्म करती है। हाँ, आजकल बहुत वीडियोस आती हैं इस चीज़ पे कि वो अगर लॉयर से बात कर रहे हैं, अगर कोई आईओ या कोई पुलिस ऑफिसर खड़ा है, उनसे बात करें कि आपने ऐसा क्यों किया, या ऐसा था तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया। हाँ, तो वो वीडियो तो आई थिंक उससे ही लोग जागरूक हो रहे हैं। और कई बार तो सर हमारे पास ही ऐसे ऐसे केस आते हैं कि 2 साल पहले एफआईआर हुआ, इसको पता नहीं, 2 साल बाद बंदे अरेस्ट होते हैं बिना कोई नोटिस दिए, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का नोटिस दिए। जब चार्जशीट पहुंचती है तो सारा कुछ उस चार्जशीट के अंदर लगा होता है कि इसने इन्वेस्टिगेशन भी ज्वाइन किया, ये भी किया, वो भी किया, सबको पता होता है। पर जज भी इसी चक्कर में कई बार आईओ साहब डांट भी सुनते हैं। अच्छा, जजेस, क्योंकि कोर्ट में तो बिल्कुल फेयरिटी चलती है, इस चक्कर में कई बार पुलिसों को डांट भी पड़ती है। अच्छा, तो कोई दिल्ली राजधानी में पुलिस कहीं ना कहीं अभी अच्छा है, सही है। अच्छा है, चलिए बहुत बढ़िया है। तो मुकेश जी, कोई ऐसा केस, इंटरेस्टिंग केस जो आपने लड़ा हो या आपने सुना हो, उसके ऊपर कोई ओवरव्यू जिससे आई थिंक मेरे व्यूवर्स को कुछ जागरूकता मिल पाए, उन्हें कुछ ज्ञान मिल पाए कि हाँ ऐसा भी होता है या ऐसा कुछ हुआ है। आजकल जो सबसे जागरूक केस है वो है 354 और 376। 354 क्या होता है? 354 होता है लेडियो से छेड़छाड़। अब तो खैर नया लॉ आ गया है, बीएनएस आ गया, भारतीय न्याय संहिता, इनमें इनका सेक्शन कुछ अलग होगा। अच्छा, और 376 हो गया रेप केस, राइट। अब ये होता कैसे है कि कोई लड़की साथ किसी तरह के कोई बदतमीजी अगर हो जाए तो वो लड़की डाल देगी कि हमारे साथ ये छेड़छाड़ किया है, 354 का मुकदमा लगा देगी वो। उसमें लड़के को पहले जेल ही जाना होगा, फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है। अच्छा, तो ऐसा हमारे पास कई सारे केस आए थे जिसमें म्यूचुअल कंसर्न के साथ रिलेशन बनी थी। अच्छा, पर बाद में कुछ चीज़ें बिगड़ने के बाद उस पर 376 लग गई, मेडिकल भी आ गई। लेकिन उस लड़के का किस्मत बहुत अच्छी थी, किसी ने उसका भांजा कोई बगल से वीडियो बना रहा था, जिस वीडियो हमारे पास आ गई। उस वीडियो के थ्रू उसे बेल मिली थी, हमारे थ्रू ही मिली थी। अच्छा, क्योंकि उस वीडियो में क्लियर दिख रहा था कि दोनों अपने म्यूचुअल कंसर्न से रिलेशन बना रहे हैं। उसमें कहीं 376 का मतलब हो गया कि जबरदस्ती, रेप का मतलब हो गया जबरदस्ती। पर आजकल बहुत बतेरे 376 लग जाते हैं हर लोगों पे। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा गलत लॉ है और इसमें इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस होना चाहिए, इसमें होना चाहिए। हालांकि आई थिंक मुझे भी ऐसा लगता है कि कोई भी किसी को भी एक्यूज बना देता है, और जो एक्यूज बन जाता है, चाहे वो एक्यूज नहीं भी है या विक्टिम नहीं है, लेकिन उसको तब भी वो पहले जेल का सफर करना पड़ जाता है, बाद में बेल की प्रोसेस होती है। तो पहले इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि कई सारे लड़के बहुत सारे तिहाड़ जेल में एक बार एक कैदी आया था तो बोल रहा था ज़्यादातर लड़के हमारे 354 नहीं बंदे लेडियो से छेड़छाड़ में। अच्छा, तो छेड़छाड़ का मतलब होना चाहिए कि कोई बॉडी पार्ट टच करे, ये करे, वो करे, लड़का कहीं है लड़की कहीं है, डाल दी 354। तो ये सब कहीं ना कहीं गलत है, जो कोई कोर्ट में जाके प्रूफ होती है और अच्छी तरीके से डांट पड़ती है। अच्छा, उन लोगों को भी, अच्छा, जो इस तरीके की हरकत करने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये तो वैसे हरकत गलत ही है, ये तो हम ये तो सबसे ही कहेंगे कि ये तो ऑब्वियसली गलत चीज़ है। गलत चीज़ है। तो और कोई ऐसा कोई केस जो आपने लड़ा हो, आपको लगा हो कि कई सारे। अब जैसे एक आदमी बाइक से जा रहा था और बाइक से स्लिप कर गया, उसके सर में चोट आ गई। अब वो पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर करा दिया 4 लोगों के नाम का कि इस 4 लोगों ने मिलकर हमें पकड़ के मारा है, हमारा सर फटा है, मेडिकल भी हो गई। तो ऐसे ऐसे कई सारे मुकदमे आते हैं जिसमें सब में हाई कोर्ट से हो चाहे कहीं से भी हो, 4 लोग जेल गया था, एक का हम केस हमारे पास थे, हमने बाहर से बाहर ही उसका बेल कराया है। तो ऐसे कई सारे क्रिमिनल केसेस हैं जो बोलेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अच्छा, काफ़ी सारे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच मुकेश जी, इतना टाइम निकालने के लिए और इतनी दूर आने के लिए। थैंक यू आपका। तो कोई ऐसा मैसेज जो आप मेरे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, व्यूवर्स को यही बताना चाहूँगा कि देखिए, अपना देश संविधान से चलता है और संविधान सर्वोपरि है। तो मैं सारे व्यूअर को यही बताना चाहता हूँ कि संविधान के प्रति एक्टिव रहिए, संविधान को जानने की कोशिश करिए, संविधान को अपनी ज़िंदगी बनाइए। और इन केस कभी आप लोगों पे गलत मुकदमा या किसी तरीके की कोई गलत एफआईआर हो जाती है तो उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। न्याय विधि व्यवस्था पे पूरा भरोसा रखिए और हमेशा आपको न्याय ही मिलेगी, इस बातों की मैं गारंटी देता हूँ। संविधान से जुड़े रहिए। थैंक यू। All right. So thank you so much, Mukesh ji. So thank you so much, guys, for watching this video. And आपके लिए मैं ऐसी स्टोरीज आगे भी लाता रहूँगा, कुछ नया सीखने के लिए। जैसे आज हमने इस वीडियो में सीखा हमारे लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ये सब काम करते हैं उस बारे में। सो प्लीज़ गाइज, नीड योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग द रोडवेज। Please like, subscribe and share as much as you can to make us grow. Thank you so much and have a nice day ahead.
शब्बा खैर।